Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss the conceptual questions of chapter 11. Short questions भी जिसको आप कहते हैं. ओके कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपकी नई बुक में चेंज हुए, तो इफ़ यू लुक एट योर बुक ऑन पेज नंबर 48, द क्वेश्चन नंबर 1 इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस. इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो और नॉन ज़ीरो इन दैट रीजन. क्वेश्चन ये है कि एक रीजन ऑफ स्पेस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है. द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज कांस्टेंट इन अ रीजन. अब क्वेश्चन ये है कि क्या इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज़ीरो है या नॉन ज़ीरो है. पहली चीज़ जो हम डिस्कस करते हैं दैट इज़ व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल डिफरेंस और द पोटेंशियल ग्रेडियंट. वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल ग्रेडियंट is this, delta V by delta R. हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है it is equal to potential gradient. How potential changes with distance. अब इस केस में हमारे पास दो चीज़ें हैं. देखें जी, नंबर 1, if potential is constant in a region, then there is no change in it. Change in potential is equal to 0. And if change in potential is equal to 0, तो हम ये कह सकते हैं कि E is equal to minus delta V divided by delta R is equal to 0. So therefore electric field will be 0. बहुत ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक चीज़ कांस्टेंट है तो उसमें चेंज नहीं आ रहा, और अगर उसमें चेंज नहीं आ रहा तो वो चेंज ज़ीरो है. और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है चेंज इन पोटेंशियल विद डिस्टेंस है फ्रॉम द चार्ज, तो ऑब्वियसली ये ज़ीरो है. एंड दैट इज़ द रीज़न कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन इज़ ज़ीरो. लेकिन हम एक स्पेशल केस भी डिस्कस कर सकते हैं, एंड दैट स्पेशल केस इज़ नंबर 2. वो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का केस ये है कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट in a region, and that is if we consider two metallic parallel plates of a capacitor. ये देखें, this is the direction of electric field, और electric field positively charged, equally charged and negatively charged plate के दरमियान ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये कांस्टेंट है. अब अगर मैं कहता हूँ कि जी यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो 0 वोल्ट्स है और यहाँ जो है वो प्लस V वोल्ट्स है, और यहाँ आई ड्रॉ अ लाइन लाइक दिस, ये एक पॉइंट P है, ये एक पॉइंट Q है. तो इस डॉटेड लाइन पे, दिस डॉटेड लाइन इज इक्विपोटेंशियल लाइन.
इस पर पोटेंशियल की वैल्यू पॉइंट P पे ले लें, पॉइंट Q पे ले लें, किसी और पॉइंट पे ले लें, पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट है। सो अगर मैं एक चार्ज को P से Q तक लेके जाऊं या Q से P तक लेकर आऊं, मुझे कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता। सो ऑन दिस लाइन, ऑन दिस डॉटेड लाइन, potential is constant, and if potential is constant, change in potential is zero। लेकिन इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां कांस्टेंट है, वेरी नहीं कर रही, कांस्टेंट है। सो हम ये कह सकते हैं कि अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरली हम कहते हैं कि वो ज़ीरो होती है, एक्सेप्ट अ स्पेशल केस, एंड दैट स्पेशल केस इज द कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू इक्वली एंड अपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स। सो बोथ केसेस ई ज़ीरो, ई कैन नॉट बी ज़ीरो। दोनों केसेस जो हैं दे कैन बी पॉसिबल, लेकिन ये एक जनरल वो है और ये एक स्पेशल केस है। सो दैट वाज फर्स्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कि अगर एक रीजन में पोटेंशियल कांस्टेंट हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी ज़ीरो और नॉट, तो बोथ केसेस आर पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 2, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि इफ़ अ पॉइंट चार्ज Q ऑफ मास m is released in a non-uniform electric field with field lines pointing in the same direction, will it make a rectilinear motion? पहली बात तो ये है इस क्वेश्चन में कि एक रीजन में नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है मगर उसकी डायरेक्शन सेम है, मतलब या तो वो फील्ड इंक्रीज हो रही है या वो फील्ड उस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, नंबर 1, लेकिन डायरेक्शन सेम है। नंबर 2, फील्ड की डायरेक्शन में अगर एक चार्ज को हम रिलीज करें, पॉजिटिव चार्ज को, तो वो चार्ज जो है क्या रेक्टिलिनियर मोशन करेगा? तो सबसे पहली बात, रेक्टिलिनियर मोशन क्या होती है? रेक्टिलिनियर मोशन जो है, एक तो मुझे स्पेलिंग ही भूल गई इसकी, क्या है? रेक्टिलिनियर मोशन इज मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ये क्या चीज है? इट इज मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। अब अगर हम ये कहते हैं कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इस डायरेक्शन में एक चार्ज है प्लस Q, ठीक है, और उसका मास है m, इस डायरेक्शन में हम उसको रिलीज करें, ये फील्ड या तो इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है या इस डायरेक्शन में इसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि वगैरह डायरेक्शन सेम है, एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो नॉन यूनिफॉर्म दो केसेस में हो सकती है, या मैग्नीट्यूड कम ज़्यादा हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, या हम ये कह सकते हैं कि दोनों हो रहे हैं। क्योंकि डायरेक्शन सेम है इसलिए फील्ड का मैग्नीट्यूड या कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। नाउ द फोर्स on this charge will be equal to Q into E, and that is equal to m into A, Newton's second law. Acceleration of that charge is given by QE by m. अब चूंकि फील्ड की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही तो फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही। अब सिर्फ एक बात रह गई कि फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। अगर फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो रहा है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी, अगर फील्ड का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है तो एक्सेलरेशन कम होगी। तो हम ये कहेंगे कि इफ़ अ चार्ज प्लस Q is released in the direction of the electric field which is non-uniform but it is
acting along the same direction, in the same direction, then that charge either will be moving with increasing acceleration if magnitude of the field is increasing, or it will be moving with decreasing acceleration if it is the magnitude of the electric field is decreasing. And if it is increasing and decreasing, then the acceleration will be increasing or decreasing. But it will not be the case of constant acceleration. तो हम ये कहेंगे कि the charge moves with increasing acceleration if electric field is increasing, or the charge moves with decreasing acceleration if electric field is decreasing. So it is a case of non-uniform acceleration or deceleration. So that is the complete answer to conceptual question number 2. अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3. What is the relationship between potential difference and electric potential energy? Obviously अगर मैं क्लास में होता तो मैं आपको यही कहता फिजिकल क्लास में कि जी ये हम पहले पढ़ चुके हैं, डिटेल से पढ़ चुके हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है. तो आप लेक्चर्स में बड़े आराम से देख सकते हैं या मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स में भी देख सकते हैं. अब यहाँ पर हम दोबारा से इसको डिस्कस कर लेते हैं. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि इट इज़ द वर्क डन और द एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है, इन ए चार्ज when it is moved against the direction of electric field from one point to the other. तो हम इसको अगर बिल्कुल ऐसे डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी it is the work done, and as a result of that work done energy will be stored in it. It is the work done in moving a charge, for example a charge plus q, ठीक है, from one point to the other in an electric field. To the other against the direction of electric field. From one point to the other. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूँ कि दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ सोर्स चार्ज प्लस क्यू एंड दिस इज पॉइंट पी, दिस इज पॉइंट क्यू, and a positive charge plus q naught is moved from this point q to point p. again फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है.
तो जो वर्क डन हमने किया इस चार्ज के ऊपर, दैट विल बी स्टोर्ड इन इट एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. Number 2, so it is simply the work done. Electric potential. जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि इट इज द वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. यानी +1 कूलम चार्ज को मूव करने में हमें कितना वर्क करना पड़ता है. तो इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि इट इज़ द वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज in moving it against the direction of the field of the electric field from one point to the other. अब इस केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी आप इसको कहते हैं और आप इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं. ठीक है. तो अब अगर मैं कहूं कि ये क्या चीज़ है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन डिवाइडेड बाय Q नॉट. तो मैं ऐसे लिख सकता हूं वर्क डन इज इक्वल टू Q नॉट इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, एंड दिस वर्क डन इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी विच इज U. So this is the relation between potential energy and electric potential. ये एनर्जी है, इसका यूनिट जूल है, SI यूनिट. अगर आप एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करना चाहते हैं, वैसे आपके नए पैटर्न में आपको एक ही पेज मिलेगा, तो उस पर शॉर्ट क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, तो इसलिए उसमें बड़ा मुश्किल होता है कि आप बहुत ज़्यादा डिटेल लिखें. तो आप कह सकते हैं जी चूँकि ये एनर्जी है, इसका SI यूनिट जो है वो जूल है. ये पोटेंशियल है, इसका SI यूनिट जो है वो वोल्ट है. फिर वोल्ट जो है आप उसको कहते हैं जूल पर कूलम. 1 वोल्ट इज़ 1 जूल पर कूलम. तो ये है द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. अगर आप एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी और एब्सोल्यूट पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे, तो फिर उसमें आपको थोड़ा सा ये चेंज कर डेफिनेशन में चेंज करना पड़ता है कि आप कहते हैं द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन द फील्ड. और यहाँ आप कहते हैं द वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन द फील्ड. तो वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल और एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है. So this was question number 3. Okay. Next is question number 4. Question number 4. Question number 4 is, how are the units of volts and electron volts are related and how do they differ? देखें जी, कहते हैं जी वोल्ट और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, how they are related. Volt is the unit of electric potential or electric potential difference. It is the unit of electric potential or
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। पहली चीज, हाउ यू डिफाइन इट? 1 वोल्ट इज 1 जूल पर कूलम। डिफाइन कैसे करते हैं कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स विल बी 1 वोल्ट if 1 joule of work is required to move 1 plus 1 coulomb of charge between them against the direction of the electric field. So this is the definition. Definition क्या है कि the potential difference between 2 points P and Q will be 1 volt. अगर यहाँ का पोटेंशियल Vp है और यहाँ का पोटेंशियल Vq है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस Vp minus Vq will be equal to 1 volt if this is the direction of electric field. 1 कूलम चार्ज को आप मूव करके यहाँ से यहाँ तक लेकर आए और आपको 1 जूल ऑफ वर्क करना पड़े, so that is called a potential difference of 1 volt. दोबारा से सुन लें, the potential difference between 2 points P and Q will be 1 volt if 1 joule of work is required to move plus 1 coulomb charge from Q to P, that is against the direction of electric field. Electron volt इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, इट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। जो एटॉमिक पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, तो वहाँ एनर्जी को हम जूल में नहीं मेजर करते, वो एनर्जी जूल में बहुत कम मैग्नीट्यूड की होती है, तो उसको हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ व्हाट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट? 1 electron volt is the energy gained or lost by a charge of 1 electronic magnitude. यानी आप ये कह सकते हैं energy gained or lost by an electron, ठीक है, या by a proton जिसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, when it is moved through a potential difference of 1 volt. क्या मतलब? मतलब ये कि अगर मैं ये कहूँ कि ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, इसका पोटेंशियल है Vp, इसका पोटेंशियल है Vq, डेल्टा V मेरे पास है Vp माइनस Vq विच इज़ इक्वल टू 1 वोल्ट, और यहाँ से ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूँ कि एक इलेक्ट्रॉन को मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेकर जाऊँ, क्योंकि वो अलोंग द फील्ड जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव नहीं करता, वो नेगेटिव चार्ज है, तो उसको ये रिपल्जन मिलेगी। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन को मूव करके यहाँ से यहाँ तक लेकर जाऊँ, तो जितनी एनर्जी वो गेन करेगा वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। या आप ऐसे कह सकते हैं कि हमारे पास 2 चार्ज प्लेट्स हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, इनके दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, और एक इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ से यहाँ तक लेकर जाऊँ तो जितनी एनर्जी ये गेन करेगा वो होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या एक प्रोटॉन को मैं यहाँ से यहाँ लेकर आऊँ तो जितनी एनर्जी वो गेन करेगा वो होगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या एक प्रोटॉन को यहाँ से रिलीज़ कर दें तो वो नेगेटिव की तरफ खुद ब खुद जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी लूज़ करेगा, काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, तो हम कहेंगे एनर्जी लॉस्ट, पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या चीज़ है? एनर्जी गेन्ड और लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन व्हेन moved between a potential difference of 1 volt. That energy
that energy is given by E is equal to charge multiplied by potential difference. चार्ज इलेक्ट्रॉन पर है E, इसको इलेक्ट्रॉनिक यूनिट्स में लेंगे, वेयर E इज इक्वल टू 1.6 10⁻⁻19 कूलम, और ये हो जाएगा 1 वोल्ट, तो एनर्जी हो जाएगी 1 eV, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. Now the thing is, what is the relation between volt and electron volt? तो बड़ी सिंपल सी बात है, ये देखें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर है? चार्ज इन इलेक्ट्रॉनिक यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय विच इज पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट्स. सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर हम लें, या सिर्फ हम इस तरह 1 को ना लें, हम ये कह सकते हैं कि Q इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स इज चार्ज इन इलेक्ट्रॉनिक यूनिट्स इनटू पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट्स. दैट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड वोल्ट. सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 4. Question number 5. If you look at question number 5 in the book, तो question number 5 conceptual question हमें ये कहता है कि जी क्या आप ये explain कर सकते हैं कि how can the electric potential be high when electric potential energy is relatively low. कहता है कि ऐसा हो सकता है कि एक पॉइंट पे पोटेंशियल तो हाई है मगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो लो है. देखिए, दिस कैन बी पॉसिबल फॉर अ नेगेटिव चार्ज, कि अगर मैं ये कहूँ कि फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 इक्वली एंड अपोजिटली चार्ज प्लेट्स, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर ये फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूं कि ये 0 वोल्ट्स है और ये जो है, मैं फॉर एग्जाम्पल बात करता हूं, +10 वोल्ट्स है, तो यहां पर पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है और यहां पोटेंशियल की वैल्यू मिनिमम है. अब अगर एक पॉजिटिव चार्ज को हम यहां से उठाकर यहां लेकर आते हैं, सो वी आर डूइंग वर्क अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है. लेकिन अगर एक नेगेटिव चार्ज को आप यहाँ पे रखें तो वो खुद ब खुद इस तरफ मूव करेगा, क्योंकि वो इस तरफ, वो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड खुद मूव करता है, और यहाँ पहुँचकर यहाँ उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ पहुँचकर उसकी पोटेंशियल एनर्जी सारी की सारी कन्वर्ट हो चुकी होगी काइनेटिक एनर्जी में. So we can say that for a negatively charged particle, when it moves from negative plate to positive plate in between a uniform, in a region of uniform electric field, its potential energy is decreasing, its kinetic energy is increasing, but it is moving along the direction of increasing potential difference. तो इलेक्ट्रॉन जो है वो पोटेंशियल, उसके लिए जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो उल्टा है. पॉजिटिव चार्ज जो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है. नेगेटिव चार्ज जो है वो लो पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है व्हेन इट इज सेट फ्री इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. सो दैट इज द रीज़न हम कह सकते हैं कि यस, एट दिस पॉइंट, अगर मैं इस पॉइंट को कहूँ P, द पोटेंशियल इज हायर बट द पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ नेगेटिव चार्ज इज रिलेटिवली लोअर. सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 5. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6 is, can the potential of a non-uniform charge sphere
बी सेम एज दैट ऑफ अ पॉइंट चार्ज। एक नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर है, नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर है, कहीं पे उस पर चार्ज ज़्यादा है उसकी सरफेस पे, कहीं पे उसकी सरफेस पे चार्ज कम है, या नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर है उस पर कहीं पे चार्ज ज़्यादा है कहीं पे चार्ज कम है। तो वो कहते हैं क्या उसका जो पोटेंशियल है वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर सकता है, यानी कि एक पॉइंट चार्ज। अगर हम एक पॉइंट चार्ज को कंसिडर करते हैं, सबसे पहले तो ये देख लें कि फॉर अ पॉइंट चार्ज Q, potential at a distance r is given by, देखें जी ये चार्ज Q है, इससे डिस्टेंस r पे चले जाएं तो इस डिस्टेंस r पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, इट इज़ KQ/r। अब क्या नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर इस तरह बिहेव करता है? फॉर नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर जिसके अंदर कहीं चार्ज ज़्यादा है कहीं चार्ज कम है, आउटसाइड द non-uniformly charged sphere, the behavior of potential is the same as that of the charge. So, for non-uniformly charged sphere, number one, outside the sphere, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ लिख दें ऑफ रेडियस r, आउटसाइड द स्फेयर पोटेंशियल r Vr is equal to KQ/r, where r is greater than r। बाहर तो यही बिहेवियर है, लेकिन इनसाइड द स्फेयर चूँकि चार्ज जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नॉन यूनिफॉर्म होगी। एंड देयरफॉर पोटेंशियल जो है विल नॉट बिहेव एज दैट ऑफ पॉइंट चार्ज, क्योंकि अंदर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, इसलिए आप ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव नहीं करेगा डिफरेंट पॉइंट्स पे। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7. Conceptual question number 7 says, will the energy stored in 3 capacitors be greater when they are connected in series or in parallel? कहते हैं 3 capacitors हैं and they are connected in series first, then they are connected in parallel। तो ये बताएं कि इन तीनों में किस केस में इनमें एनर्जी स्टोर्ड जो है वो ग्रेटर होगी। देखें जी, कैपेसिटर्स इन पैरेलल, कैपेसिटर्स इन पैरेलल व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो the energy stored, ये है C1
ये है C2 और ये है C3। तो इनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनता है वो बनता है C1 प्लस C2 प्लस C3। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम इज द सेम and charge is divided. Therefore, energy stored will be 1 by 2 C equivalent V square. ये केस आता है. When they are connected in series, तो सीरीज में हमारे पास चार्ज सेम रहता है, पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है। ये है C1, C2, C3। यहाँ पे पोटेंशियल हो जाएगा V1, यहाँ पे हो जाएगा V2 और यहाँ पे रहेगा V3 एंड V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 V3। यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो हमारे पास होगा C1 C2 C3 डिवाइडेड बाय C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C1 C3 एंड दैट विल बी लेस देन C1, इट विल बी लेस देन C2 एंड इट विल बी लेस देन C3। इन तीनों से ये कम होगा। यहाँ पे चूँकि ये इन तीनों का सम है तो ये इन तीनों से ज़्यादा है। C equivalent is greater than C1, it is greater than C2, it is greater than C3 और यहाँ ये इन तीनों से कम है। Therefore, according to this equation 1 by 2 C equivalent V square, क्योंकि ये कैपेसिटेंस कम हो गया है, therefore एनर्जी स्टोर्ड जो है it will be greater in this case and it will be smaller or less in the series case. तो आपको आप ये कह सकते हैं कि जी C equivalent in parallel is greater than C equivalent in series. So energy stored in parallel is greater than energy stored in series. That is the simplest explanation. Question number 8. Can different equipotential lines cross each other? क्या different equipotential lines जो हैं वो क्रॉस कर सकती हैं? तो बड़ी सिंपल सी बात है, different equipotential lines will correspond to different electric fields and different electric field lines जो हैं if they cross each other, तो हमें ये एक चीज़ जहन में आती है कि then electric field will have, for example, for two lines, if they cross each other, it will have two values at the same point. और इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर है, तो एक वेक्टर की एक पॉइंट पे दो वैल्यूज़ हो ही नहीं सकती या दो डायरेक्शन भी नहीं इवन हो सकती। सो दैट इज़ द रीज़न कि टू डिफरेंट इक्विपोटेंशियल लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। तो हम यहाँ इसका बड़ा सिंपल सा आंसर लिखते हैं कि नो different equipotential lines cannot cross each other. Why?
because they correspond to different electric fields. Electric field is a vector quantity and it cannot have two values or directions at a single point, which is point of intersection. तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. क्वेश्चन नंबर 9. कह रहे जी वाटर हैज़ अ लार्ज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बट इट इज़ रियरली यूज्ड इन कैपेसिटर्स. वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है लेकिन हम इसको कैपेसिटर्स में यूज़ नहीं करते. वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है हम ये कह सकते हैं, या जो इसकी रिलेटिव परमिटिविटी है या परमिटिविटी है, ऑब्वियसली इट इज़ ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट. तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो ज़्यादा है और हम इसको कैपेसिटर्स में यूज़ नहीं करते. व्हाट इज़ द रीज़न? द रीज़न इज़ नंबर 1 कि व्हेन वाटर कम्स इनटू कांटेक्ट विद मेटल्स तो वो उनमें, और उसमें जब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दी जाए तो वो मेटल्स को जो है ऑब्वियसली उसके साथ रिएक्शन करता है, केमिकल रिएक्शन करता है. एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन आयंस आर प्रोड्यूस्ड. तो इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन हो सकता है. पहली रीज़न तो ये है. दूसरी रीज़न जो है वो ये है कि वाटर जो है उसको फिजिबल नहीं है कि हम उसको कैपेसिटर्स के साथ एज ए डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल जो है यूज़ कर सकें. और भी इसमें कई रीज़न्स आते हैं. थर्ड रीज़न जो है वाटर का, कि वाटर जो है इट कैन कॉज कोरोजन. और फोर्थ रीज़न जो है वो हमारे पास ये है कि वाटर की जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो वीक है, यानी ये जल्दी अगर हम इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा करें तो ये जल्दी आयनाइज हो सकता है. सो दैट इज़ द रीज़न कि हम वाटर को यूज़ नहीं करते. लास्ट क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज़ हाउ कैन यू इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर. देखें, द कैपेसिटेंस of a parallel plate capacitor is given by this relation. C is equal to A epsilon naught epsilon R divided by D. A एरिया ऑफ द प्लेट्स है, D सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है, और एप्सिलॉन नॉट जो है इट इज़ रिलेटिव परमिटिविटी. of the dielectric medium.
अगर आप प्लेट्स का एरिया ज़्यादा कर दें तो देखें डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, सो कैपेसिटेंस विल बी इंक्रीज्ड. So we can increase the capacitance by increasing the area of the plates. So number one, increase the area, larger plates use कर लें. Number two, inversely proportional to the distance between them, decrease the distance between the plates. Number three, ऐसा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखें बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ मटेरियल जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी ज़्यादा हो. यूज़ अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम विथ लार्ज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी. So in these ways you can increase the capacitance of a parallel plate capacitor. So that concludes today's lecture. कल से इंशाल्लाह फिर हम न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करेंगे. Thank you very much.